हाय दोस्तों, वीके इंग्लिश क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके साथ विजय दान देथा जी, जिन्हें शेक्सपियर ऑफ राजस्थान कहा जाता है, जिन्हें राजस्थान का शेक्सपियर माना जाता है, उनकी एक स्टोरी है न्यू लाइफ, उसके बारे में डिस्कस करना चाहता हूं। और बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस करूंगा कि आप लोगों को पूरी कहानी विधिवत समझ में आ जाए। जैसा कि मैंने इनकी दूसरी एक कहानी है आपके सिलेबस में। ये सिलेबस है CSJMU यूनिवर्सिटी, जो कानपुर यूनिवर्सिटी है, उसका BA थर्ड ईयर, BA जो फाइनल ईयर है, उसका लिटरेचर का एक जो है उसमें दी गई हैं 2 स्टोरीज विजय दान देथा जी की, न्यू लाइफ और द डिलेमा। द डिलेमा आप लोगों को मिल चुकी है। आज मैं डिस्कस करूंगा न्यू लाइफ के बारे में कि इस स्टोरी में क्या है। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। स्टोरीज़ तो वैसे भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होती हैं और ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें बताया जाता है कि दोहरी ज़िंदगी, एक ही व्यक्ति की दोहरी ज़िंदगी कैसे है, ठीक है। और इनके बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क्स भी हैं जो कि राजस्थानी मिट्टी से जुड़े हुए हैं। दोहरी ज़िंदगी, दुविधा, दूजो कबीर, केंचुली, न्यारी न्यारी मर्यादा, उलझन, लजवंती, रैनादे का रूसना, सपन प्रिया, अपनी अपनी खोज, इस तरह से इन्होंने बहुत सी जो है स्टोरीज़ लिखी हैं, कंपोज की हैं। बहुत सी स्टोरीज़ इन्होंने कंपोज की हैं। तो आज हम शुरू करते हैं इनकी स्टोरी के बारे में। तो कहानी शुरू होती है, एक गांव है, 2 बस्तियां हैं जो कि 24-24 कोस पर, मतलब 12-12 कोस पर बसी हुई हैं। मतलब 24 कोस पर 2 बस्तियां बसी हुई थीं। उन बस्तियों के सेठ अपनी कंजूसी के लिए समूचे मुल्क में मशहूर थे। मतलब वो जो सेठ थे 2, वो इतने कंजूस थे कि विश्व विख्यात थे। वो बहुत अधिक कंजूस थे। हर कोई उन्हें जानता था कि ये बहुत ही कंजूस सेठ हैं। और दोनों बस्तियों में सरीकी हैसियत के 2 हम उम्र साहूकार रहते थे। दूर बसते हुए भी दोनों में गहरी मित्रता थी। इत्तेफाक की बात और अनमोल रात कि दोनों का एक साथ सेहरा बंधा। उन दोनों का जो विवाह हुआ वो एक साथ ही संपन्न हुआ। बेहद सुंदर बहुओं के साथ ही हथलेवा जुड़ा और सीप सीप में साथ ही मोती पड़ा। देखिए, दोनों को बहुत ही सुंदर बहुएं मिली, मीन्स बहुत ही सुंदर पत्नियां मिली और दोनों बहुत ही खुश थे। तब खुशी खुशी दोनों साहूकार परस्पर वचनबद्ध हो गए कि चाहे जिस किसी के बेटा बेटी हो, वे एक दूसरे के विवाह बंधन में बंधेंगे। पेट की आशा के दरमियान ही संतानों का रिश्ता तय हो गया। ठीक है, जिस समय पर उनकी जो ऑफ स्प्रिंग होती है, जो संतान होती है, महसूस हुई, ठीक है, पेट के समय पर ही ये उनका रिश्ता तय हो गया। शादी के कुछ समय, विवाह के कुछ समय बाद ही, कि किसी के भी चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, हम आपस में अपने रिलेशन में आ जाएंगे, एक दूसरे से शादी कर देंगे। एक दूसरे की प्रीत में बावले और धन पागल उन सेठों को कुदरत के खेल का रंच मात्र भी ख्याल नहीं था। मतलब उन दोनों ने ये बात बिल्कुल ही नहीं सोची कि अगर दोनों को बेटा हो गया या दोनों को बेटी हो गई तो क्या होगा। उन्होंने ये नहीं सोचा। उन्होंने ये सोचा कि एक की बेटी होगी, एक के बेटा होगा, तो जो भी होगा आप उसमें शादी कर लेंगे। 9वें महीने एक ही नक्षत्र में दोनों को 2 लड़कियां जन्मी। कुछ तो दी हुई जवान के नशे में और कुछ कंजूसी की लत के दबाव में एक सेठ बेईमानी कर गया। बेटी होने के बावजूद सूप की जगह कांसे का थाल बजवा दिया। मतलब उस समय पर जब बेटी का जन्म होता था तो सूप बजवाया जाता था, और जब बेटे का जन्म होता था तो कांसे का थाल बजवाया जाता था। तो दूसरे सेठ ने क्या किया, उसके यहाँ बेटी हुई, फिर भी उसने जो है कंजूसी की वजह से, और कुछ तो धन पागल में, वो पागल तो थे ही, इतना उनके पास पैसा था, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, सूप की जगह पर कांसे का थाल बजवाया। नाई भेजकर दोस्त के गांव बेटे की बधाई पहुंचवाई और अपने नाई को भेज दिया कि मेरे यहाँ पर बेटा हुआ है। और दोनों सेठों की हवेलियों में उत्सव के साथ गुड़, जो मिठाई, मिष्ठान इत्यादि बंटवाया गया। पहले पहल माँ ने सोचा कि दोनों दोस्त में परस्पर मजाक का रिश्ता है। जो दूसरी जो सेठाइन थी, ठीक है, तो वो सेठानी ने सोचा कि दोनों के बीच में मजाक चल रहा है। वक्त आने पर आप ही सारी बात सामने आ जाएगी, तब तक इस भ्रम से कोई हानि नहीं है। अबूझ बचपन तक क्या छोरा और क्या छोरी, मतलब जब तक बचपन है तब तक लड़के और लड़की में कोई भेद नहीं है। या जो जवानी छाने पर ही भेद वाले मर्म की ठीक से पहचान होती है।
ठीक है। जब मतलब हम यंग होते हैं तभी हमें पता चलता है कि हम यंग हो चुके हैं, पर बाप ने उस भ्रम को मिटाने के लिए जाने अनजाने कोई चेष्टा नहीं की। लेकिन जो सेठ था उसने उस बात पे बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया कि मेरे लड़का है या लड़की है, ठीक है। उसने सारे काम लड़कों वाले किए, लड़की की लड़के के समान परवरिश की, वक्त से पहले ही कमर में मेखला और धोती, बदन पर अंगरखी और सिर पर बंदेज का साफा। पहले तो सारी बातें मस्खरी सी लगती थी, मजाक सी लगती थी, पर जब वक्त का उभार जाहिर होने पर भी बाप की नीयत ही नहीं बदली तो माँ का माथा ठनका। एक दफ़ा मीठे उलाहने के साथ पति को सचेत किया, कहने लगी, यों देखते हुए भी अंधे कैसे बने हो। मतलब अपनी बेटी को देख रहे हो और फिर भी उसे बेटा कह रहे हो, कैसे अंधे बने हो। तब हकलाते हुए सेठ बोला, मैं तो कहीं अंधा नहीं हूँ, मुझे तो 3 लोक की सूझती है। सेठानी सिर पर हाथ रखकर बोली, 3 लोक की सूझने वाले बेटे के कपड़ों में बेटी का जोबन नजर नहीं आता। सेठ सफ़ेद झूठ बोला, इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने के लिए मेरे पास वक्त ही कहाँ है। सेठानी की अभ्यस्त जुबान से अपने आप ही रोजाना का संबोधन निकला, मुन्ने के बापू तुम यह क्या पागलपन कर रहे हो। मतलब वो भी अपने बच्चे मतलब बेटी को बेटा मानने लगी थी, मुन्नी कहने के बजाय वो भी मुन्ना कहा करती थी। तो मुन्ने के बापू उसने कहा, तुम यह क्या पागलपन कर रहे हो, बेटी तो हाथ पीले करने लायक हो गई है और तुम्हें यह छोटी बात नजर नहीं आती है। पर हाथ पीले करने की मेरी मनाही थोड़ी है, मेरी तेज अक्ल की कौन बराबरी कर सकता है, मैंने तो कोख के भीतर ही रिश्ता निपटा दिया था। सेठानी करीब आकर कहने लगी, तुम्हारे निपटाने से क्या होता है, भला छोरी से छोरी की कहीं शादी हुई है। मतलब कभी लड़की लड़की से शादी कर सकती है, शादी का क्या, की और हुई, पर दिया हुआ वचन तो मरते दम तक नहीं तोड़ा जा सकता। अब यहाँ पे सेठ कह रहा है शादी का क्या, हो जाएगी, लेकिन जो हमने वचन दे रखा है उसका क्या होगा। वचन तो हमने बहुत पहले दे रखा था। सेठानी की आंखें ऊपर ललाट में चढ़ गईं, यह मजाक का लहजा तो नहीं है। सूरज की तरह दमकती सच्चाई पति को क्या दिखाए, भला ये बातें किसी को समझाने की नहीं है। उसका मुंह फटा का फटा रह गया, पर अब इत्मीनान रखने से गजब हो जाएगा। आखिर वह मुश्किल मन कड़ा करके कहने लगी, भले आदमी, तुम्हारे बचनों से सेजों की कमी कैसे पूरी होगी, कुछ तो ख्याल करो। मैंने तो इतने बरस का मजाक मानकर तुम्हें छेड़ा नहीं, मैं छेड़ने जैसा काम भी तो नहीं करता। बेशुमार दहेज मिलेगा, धूमधाम से बेटे की बारात ले जाऊंगा, मर्द की जुबान नहीं बदला करती, कुदरत की गलती का नुकसान मैं क्यों उठाऊं। मतलब वो कह रहा है ये गलती तो कुदरत ने की, मुझे बेटा देना था, बेटी दी, अब जितना दहेज मिलेगा वो सब चला जाएगा, तो कुदरत ने गलती की है तो नुकसान मेरा क्यों हो, मैं तो शादी लेके मतलब धूमधाम से बारात लेकर जाऊंगा। सेठानी असमंजस में पड़ गई, या तो अभी पति उससे हंसी कर रहे हैं या अपने वचन से हरगिज इधर उधर नहीं होंगे। पर आज बात को अधर में नहीं छोड़ना, फैसला होने पर ही सेठानी को चैन पड़ेगा। गुस्से से खौलती कहने लगी, तुम्हारा नफ़ा नुकसान गया भाड़ में, तुम्हारे जैसा बाप मिलने पर बेटी सेजों का नुकसान कैसे पूरा करेगी, इस बात का तुम्हें कुछ ख्याल भी है। सेठ गुमान से बोला, क्यों ख्याल क्यों नहीं है, 8-10 बरस पति के दिसावर जाने पर भी समझदार बहुएं सब्र रखती हैं, ऐसा वैसा पति मिलने पर जैसे तैसे करते कोख की साध पूरती हैं। बाल राण भी आखिर अपने दिन काटती ही हैं, बेटी की किस्मत बेटी के साथ, आप ही खींचेंगी और आप ही ओढ़ेंगी। अब जाकर सेठानी को पुख्ता विश्वास हुआ कि ये बात हंसी की नहीं है, पति तो गुथे हुए जाल की एक गांठ भी ढीली नहीं करना चाहते। बेटी के चेहरे की धुंधली तस्वीर उसे चारों ओर तैरती नजर आने लगी। रूंधे गले से बोली, अपनी जाई बेटी है, यों कैसे उसे बांध कर जलाएं। छोरी के साथ शादी होने पर वह क्या तो खींचेगी और क्या ओढ़ेगी। मुझसे तो सपने में भी इस अकर्म के लिए हाँ नहीं की जाती। मतलब जो सेठानी है वो अपनी बेटी की शादी बेटी से थोड़ी न करवाएंगे, लेकिन सेठ जो है वो बहुत कंजूस है, वो सोच रहा है दहेज भी जाएगा और दूसरी जगह करेंगे तो और दहेज देना पड़ेगा। लेकिन अब सेठानी को इस बात का विश्वास हो गया है कि अब सेठ ये मजाक मस्खरा कुछ नहीं चल रहा है, सेठ बहुत सीरियस है, ठीक है। फिर आगे पति जो है वो जो सेठ था वो चिढ़ते हुए बीच में बोला, मैंने तुझे हाँ करने के लिए कहा ही कब है, इस काम के लिए तो मैं अकेला ही बहुत हूँ, अगर फिर टांग अड़ाई तो मैं खुदकुशी करके मर जाऊँगा।
वचन हारने से तो मरना बेहतर है। और सेठों की सेजों का घाटा कैसे भरा जाता है तो क्या समझती नहीं? जानबूझकर अनजान मत बन। तेरे बाप का नाम कैसे चला समूचे इलाके में या किसी से छुपा नहीं है, पर फिर भी मैंने दिखती आंखों मक्खी निगली कि नहीं। पति के मुंह से इतने ताने कि सेठानी को कतई उम्मीद नहीं थी। मतलब पति ने अब उसके बाप को, मतलब अपनी पत्नी के अर्थात सेठानी के पिता को भी कह दिया, ठीक है। तो सेठानी को यह उम्मीद नहीं थी कि वो इतने ताने देंगे। सुनते ही उसका मुंह मानो सी दिया गया, उसने कुछ नहीं कहा। रगों का खून जम गया। वाकई यह किसी से छिपा नहीं था। उसकी माँ ने आंखों देखे किसी मर्द को नहीं छोड़ा। का पुरुष बाप तो अपने कारोबार और हिसाब किताब में मग्न था और उधर उन्मादित माँ जात वात का ख्याल भी भूल गई थी। उस चमार के साथ खुल्लम खुल्ला ऐश करती थी। चमार ग्रांडील और खूबसूरत था। सेठानी हूबहू उस पर गई थी। वैसा ही चेहरा और वैसी ही चाल, ढकी हुई हड्डियां का ढक्कन हटाते ही वह पस्त हो गई। अटकते अटकते बोली, जो तुम्हारी मर्जी हो करो। पति को ऐसे अचूक निशाने की आशा नहीं थी। बात ही बात में सारा झगड़ा निपट गया। इत्तेफाक की बात कि दूसरे ही दिन शुभ मुहूर्त की घड़ी में साहूकार के घर साबा आया। बाप ने तो उत्साह से साबा कबूल किया, पर माँ के कलेजे पर आरी सी चल गई। मतलब साबा लगन वगैरह जो भी भेजी जाती है वो सब आया, जो भी भेजना होता है बेटे के घर पर वो सब भेजा गया। फिर ही उसने ना तो होंठ खोले और ना ही चूही की। आप कर्मी बेटी जाने और बेटी का कर्म जाने। पर बेटी तो निरी नादान थी। उसने ना तो अपने यौवन की जानकारी थी और ना कर्म का कुछ ख्याल था। बरसों बेटे की तरह पली कन्या मन ही मन खुद को बेटा ही समझने लगी थी। शादी का वास्तविक मतलब ना जानते हुए भी उसे इस नई बात की बेहद खुशी, मतलब वो जो लड़की है वो अपने आप को लड़का ही मान रही है और उसे भी खुशी है कि मेरी शादी होने वाली है। शादी होने पर जरूर चिकने गालों की मसें भीगेंगी। मूछों को ताव देने के लिए उसे चुटकी में खाज चलती सी महसूस होती थी। और बेटी की या नासमझी देखकर माँ अंदर ही अंदर सुलगती रहती थी। एक दफ़ा एक हम उम्र लड़की ने उसे नहाते हुए अचानक देख लिया तो उसकी सारी गलतफहमी दूर हो गई। इतने वर्ष तो उसने समझा कि माँ बाप कोई टोटका कर रहे हैं, पर साबा का बोलने के बाद बारात चढ़ने के लिए उसकी उमंग देखी तो आखिर सब्र की पाल फूल गई। उसे मेड़ी में ले जाकर समझाने लगी, देखो जीजी। वह बीच में ही टोकती हुई बोली, आज नई बात कैसे? भाई और दादा के बदले तूने मुझे जीजी क्यों कहा? देखिए, अब वो लड़कियां जो थी सभी स्नान कर रही थी तो दूसरी लड़की ने उसे देख लिया तो आज उसने कहा जीजी। पहले वो क्या कहती थी, दादा या भैया या भाई कुछ भी कहती थी, लेकिन जीजी का तो वो टोक रही है। बीच में ही उसने कहा कि तूने आज ऐसा क्यों कहा? तो लड़की मुस्कुराते बोली, क्यों कहा? जीजी है तो जीजी कहने पर गुस्सा क्यों? बाबली औरत जात होकर तू दूल्हा बनने का ख्वाब देख रही है। मर्दानगी हुए बगैर मर्द के इन तमाशों से कब तक काम चलेगा? कब तक क्या, सारी उम्र काम चलेगा। पर तुझे मेरी मर्दानगी में क्या कमी नजर आई? या धोती या अंगरखी और या 16 हाथ का साफा? पड़ोसन लड़की होठों ही होठों मुस्कुराते बोली, 16 हाथ के साफे से मर्द के साजो सामान की कमी पूरी नहीं की जा सकती। इस शादी के लिए तो साफ मना कर दे। तेरी जवानी तो खुद जोड़ी का वर मांगती है। दोनों छोरियां साथ जुटकर क्या गार खुदोगी? समझने लायक भरपूर उम्र होते हुए तू ये मामूली बात भी नहीं समझती। सेठ की नादान लड़की फिर भी नहीं समझी। मुंह मुस्कोर कर बोली, तू तो मेरी सुंदर बीवी पर डाह करती है। तुझसे मेरा सुख देखा नहीं जाता। पड़ोसन उसे सीने से लगाकर कहने लगी, अब तेरा क्या किया जाए? आखिर ठोकर खाने पर ही तुझे अक्ल आएगी, पर फिर समझ कर भी क्या होगा? बाप को तो दहेज का लालच है, पर तेरी माँ ने तुझे कुछ नहीं समझाया। बेहद हैरानी की बात है कि उसका मन कैसे माना। तब वह अबूझ लड़की अधीरता से कहने लगी, अभी जाकर माँ से पूछती हूँ, हम मुझसे कुछ नहीं छुपाएंगी। ना छुपाएं तो अच्छा है। इतना कहकर वो अपने घर चली गई और बेटी हड़बड़ाई हुई माँ के पास पहुंची। पूछा, माँ, आज एक लड़की ने मुझे एक हैरानी की बात बताई कि मैं फ़कत मर्दों के कपड़े पहनती हूँ, हकीकत में मर्द नहीं हूँ। पर मैं उसकी बात मानूं तब ना। तो मुझसे हरगिज़ न छुपाएगी, बोल वह झूठी है कि नहीं। मैंने तो उसके मुंह पर ही कह दिया कि उसने मेरी सुंदर बीवी का रूप सहा नहीं जाता है। मतलब उससे उसकी शादी होने जा रही है, उसकी जो बीवी है बहुत सुंदर है। माँ ने मुंह घुमाकर आंखें पोंछी। कुछ देर बाद रुंधे सुर में बोली, अगर ऐसी बात होती तो क्या मुझे पहले ही होशियार नहीं कर देती? अबूझ लड़कियां चलते ही चुहल कर लेती हैं।
बेटी जोश के सुर में बढ़ चढ़ कर कहने चाहें कितनी ही चुहल करे मैं किसी से दबने वाला नहीं हूँ। आदमी ना होकर औरत होता तब भी मैं इस शादी के लिए इनकार नहीं करता। या तो दिल मिलने की बात है, दिल मिल जाए तो दो औरतों की क्या शादी नहीं हो सकती। इस तरह से जो है वह कहती है और यहाँ पर कहानी आकर ख़त्म हो जाती है। ये जो कहानी है आपकी, ये पेंगुइन बुक्स जो है उसमें पब्लिश हुई थी। देखिए ये पेंगुइन जैसा एक वर्ड यहाँ पे बना, लोगो बना हुआ पेंगुइन का, और ये न्यू लाइफ सेलेक्टेड स्टोरीज से है। कहानी कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताएं, और मुझे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी लगी। ठीक है, तो विजयदान देथा जी इस तरह से बहुत ही मतलब अच्छी कहानियाँ लिखा करते थे। ठीक है, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और जो पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे किसी भी वीडियो को वो तुरंत पा सकें।